आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे कारक। क्या हेडिंग बनाएंगे भाई? कारक बनाएंगे। अगर हम कारक की बात करें, किसकी बात करें मेरे प्यारे बच्चे? कारक की बात करें। अगर कारक शब्द को हम ले लें, किसको ले लें भाई? कारक शब्द को अगर हम ले लें, क्या कर लें भाई? कारक शब्द को अगर हम ले लें, हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कारक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे केस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? कारक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? केस कहा जाता है। अगर आपसे कारक का अर्थ पूछा जाए, कारक का अर्थ, तो कारक का अर्थ क्या होता है? तो हमारे बच्चे आंसर कर देंगे भाई, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला। कारक का अर्थ क्या मिला मेरे प्यारे बच्चे आपको? क्रिया को करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से, किसकी बात कर रहा है बेटा? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, उसका संबंध उसका संबंध वाक्य में, वाक्य के अन्य शब्दों, वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए, शब्दों से जाना जाए, वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम उम्मीद करते हैं आपने परिभाषा नोट कर लिया होगा। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अगला पॉइंट करके नोट करिएगा, कारकों का रूप प्रकट करने के लिए, कारकों का रूप प्रकट करने के लिए कारकों का रूप प्रकट करने के लिए, कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ लगने वाली, उनके साथ लगने वाली लगने वाली चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। चिन्ह को विभक्ति कहते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, किसे विभक्ति कहते हैं। तो जो कारक के आगे चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे कर्ता है, कर्ता के सामने ने चिन्ह होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। जहां पे वॉइस में कहीं अगर दिक्कत आएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां आप बता दीजिएगा। ये नोट हो गया होगा, हम ऐसा उम्मीद आपसे करते हैं। अगले पॉइंट पे लिखिएगा, हिंदी में विभक्ति दो प्रकार की होती है। हिंदी में विभक्ति दो प्रकार की होती है। हिंदी में विभक्ति कितने प्रकार की होती है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप याद रखिएगा, दो प्रकार की होती है। पहली विभक्ति आपकी कौन सी है और दूसरी विभक्ति आपकी कौन सी है। एक विभक्ति को हम कहते हैं बेटा संश्लिष्ट विभक्ति। कौन सी विभक्ति, संश्लिष्ट विभक्ति। और दूसरे को क्या कहते हैं, विश्लिष्ट विभक्ति। कौन कौन सी विभक्तियां मिल रही आपको भाई, तो आप बताएंगे दो विभक्ति मिली। एक को हम कह रहे हैं संश्लिष्ट विभक्ति और दूसरे को क्या कह रहे हैं, विश्लिष्ट विभक्ति। बात अगर समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़े। एक को आपने क्या कहा, संश्लिष्ट विभक्ति, और दूसरे को क्या कहा आपने भाई, विश्लिष्ट विभक्ति। आइए हेडिंग बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, संश्लिष्ट विभक्ति। कौन सी विभक्ति, संश्लिष्ट विभक्ति। मेरे प्यारे दोस्त हमें एक चीज ये बताएंगे आप, यहाँ पे क्या लिखा गया है, संश्लिष्ट लिखा गया है। अगर हम आपसे कहें इस संश्लिष्ट शब्द को तोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, इस संश्लिष्ट शब्द को तोड़ दीजिए, तो आप आसानी से तोड़ देंगे। संश्लिष्ट शब्द को तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या, संश्लिष्ट शब्द को तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या। एक शब्द आपको मिलेगा सम, दूसरा मिलेगा श्लिष्ट। अब मेरे प्यारे बच्चे श्लिष्ट का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे चिपका हुआ। श्लिष्ट का अर्थ क्या मिला आपको, चिपका हुआ। और सम का अर्थ क्या होता है, समान। जो विभक्तियां चिपकी हुई होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। अब ये संश्लिष्ट विभक्ति किसके साथ आती है, यहाँ पे प्रश्न आता है, संश्लिष्ट विभक्ति किसके साथ आती है, तो क्या बताओगे किसके साथ आती है, किसके साथ विभक्ति चिपकी रहती है, किसके साथ विभक्ति जुड़ी रहती है। यहाँ पे एक लाइन में लिख लो बेटा, सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियां। सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियां। सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट होती हैं। सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट होती हैं, अर्थात ये सर्वनाम के साथ
जुड़ी रहती हैं या चिपकी रहती हैं। या चिपकी रहती हैं। अब यहां दो प्रश्न बनते हैं बेटा। सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति को हम संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। कौन सी विभक्ति कहते हैं बेटा? संश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। अगर हम जैसे की बात करें, जैसे, यहां पे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे उसको घर जाना है, उसको घर जाना है। अब देखो बेटा, यहां पे विभक्ति कहां लगी हुई है? जब हम इस उसको शब्द को तोड़ देते हैं तो हमें एक शब्द मिल जाता है उस, और दूसरा शब्द क्या मिल जाता है? को। एक को कौन सी विभक्ति है? तो आप बताएंगे कर्म कारक की विभक्ति है। और ये उस क्या है? आपका सर्वनाम है। उस आपका क्या है भाई? आपका आंसर होगा उस हमारा सर्वनाम है। और को क्या है? यही आपकी विभक्ति है। इसी विभक्ति को और क्या कहा जाता है? इसी विभक्ति को हम क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। इसी को हम और क्या कहते हैं बेटा? तो आपका आंसर होगा इसी को हम चिन्ह भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? परसर्ग या चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे उसको जब हम लिखते हैं तो को इसके साथ क्या हुआ है? चिपका हुआ है या जुड़ा हुआ है? क्या हुआ है? चिपका हुआ है या जुड़ा हुआ है? अलग तो नहीं है भाई, लेकिन जब इसको हमने अलग किया तो हमें क्या मिल गया? एक विभक्ति चिन्ह मिल गया। उस सर्वनाम के साथ को विभक्ति चिन्ह मिल गया। हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो हम अगले पॉइंट पे बढ़ें। अगर मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ें। अगली हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे विश्लिष्ट विभक्ति। विश्लिष्ट विभक्ति। किस विभक्ति की बात कर रहे हैं भाई? विश्लिष्ट विभक्ति। अब उसी तरह से अगर इस शब्द को भी हम तोड़े तो हमें एक शब्द क्या मिल जाएगा? तो आप बताएंगे एक शब्द मिल जाएगा हमें वी। दूसरा क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? श्लिष्ट मिल जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई, आप वी का अर्थ क्या बताओगे? वी एक उपसर्ग है। इस वी का अर्थ होता है अलग, जबकि आपको पता है श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है बेटा? चिपका हुआ। अब यहाँ पे विभक्ति आपकी चिपकी हुई नहीं होगी। कैसे होगी? अलग होगी। अलग होगी तो अब क्या होगा? अगर इसकी परिभाषा नोट करें हम, तो यहां पे नोट कर लीजिए, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां। किसके साथ बच्चों? संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं। विश्लिष्ट होती हैं, अर्थात ये संज्ञा से अलग रहती हैं। संज्ञा से अलग रहती हैं।
ये तो आती तो संज्ञा के साथ है, लेकिन संज्ञा से क्या रहती हैं, अलग रहती हैं। अगर संज्ञा से अलग है तो उस विभक्ति को हम क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे विश्लिष्ट। अगर ये बात मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ें। किसके साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती हैं, तो आपका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे, जो संज्ञाओं के साथ विभक्ति आएगी उसे हम क्या कहेंगे, विश्लिष्ट विभक्ति कहेंगे। सर्वनाम के साथ आएगी उसे हम क्या कहेंगे, संश्लिष्ट विभक्ति कहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त अगली हेडिंग हमारे बच्चे बनाएंगे कारक के भेद। किसके भेद भाई, कारक के भेद। कारक के भेद। तो मेरे प्यारे बच्चे हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर होगा हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। ये 8 भेद कौन कौन से हैं, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा। पहला आपका भेद है कर्ता कारक। कौन सा कारक, कर्ता कारक। दूसरा भेद कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कर्म कारक। तीसरा भेद कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कर्ण कारक। आपका चौथा भेद होगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। आपका पांचवा भेद होगा मेरे प्यारे बच्चे अपादान कारक। आपका छठा भेद है संबंध कारक। आपका सातवां भेद है अधिकरण कारक। आपका आठवां भेद है संबोधन कारक।
कौन सा कारक बच्चों? संबोधन कारक। ये आपको कारक के 8 भेद मिल गए। कितने भेद मिल गए मेरे प्यारे बच्चे? 8 भेद मिल गए। कौन कौन सा कारक मिला आपको? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन कारक। कारक के आपके कितने भेद हैं भाई? आपके 8 भेद मिल गए। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ भाई। ये तो आपने क्या लिखा? कारक के भेद लिखा। दूसरे पॉइंट पे आए। इसी के जस्ट सामने हम लोग लिखेंगे कारक के परसर्ग। क्या लिखेंगे बेटा? परसर्ग। कारक के 8 भेद होते हैं भैया, ये आपको पता चल चुका है। अगर हम परसर्ग की बात करें, किसकी बात करें मेरे प्यारे बच्चे? परसर्ग की बात करें तो परसर्ग, कर्ता कारक का परसर्ग क्या होता है? कर्ता कारक का परसर्ग क्या होता है? तो आपका आंसर होगा कर्ता कारक का परसर्ग होता है ने या तो शून्य। क्या होता है बेटा? या तो ने होगा या तो शून्य होगा। कर्म कारक का परसर्ग क्या होता है? तो आपका आंसर होगा को। क्या होता है? कर्म को। करण का क्या होता है? तो आपका आंसर होगा से और के द्वारा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? से और के द्वारा। संप्रदान, संप्रदान का परसर्ग क्या होता है? तो आपका आंसर होगा के लिए। अपादान का परसर्ग या विभक्ति क्या होती है? से। संबंध का के की, रा रे री। अधिकरण का में और पर। संबोधन का हे, अरे, अजी। संबोधन का परसर्ग आपको क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों? हे, अरे और अजी। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम उम्मीद करते हैं आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके विस्तार की तरफ। किसके तरफ चलते हैं भाई? इसके विस्तार को देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? इसका विस्तार क्या है। अगर हम जैसे आपसे कहें कर्ता कारक, इसका विस्तार आप नोट कर लो बेटा। इसके विस्तार में आप लिखेंगे क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला। जो क्रिया को संपादित कर रहा है बेटा, जो क्रिया को कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। क्रिया को करने वाले को हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। दूसरा, कर्म कारक में विस्तार में नोट करिएगा। क्रिया का फल या प्रभाव। क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता को छोड़कर क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता को छोड़कर, क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़े, जिस पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो आप बताएंगे उसे हम कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कर्म कहते हैं। करण कारक, जिस साधन से क्रिया संपन्न हो, जिस साधन से क्रिया संपन्न हो, क्रिया संपन्न हो, या आप कह सकते हो जिस अंग में विकार हो,
जिस अंग में विकार हो। यहां पे विकार से क्या आशय है मेरे प्यारे बच्चे? विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। जैसे कोई पैर से लंगड़ा है, जैसे आंख से कोई काना है, कोई हाथ से लूला है, कोई कान से बहरा है। ये क्या है? आपके शरीर के अंदर के विकार हैं। क्या है बच्चों? ये विकार हैं। संप्रदान, जिसके लिए कुछ किया जाए। जिसके लिए कुछ किया जाए। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए। वहां पे कौन सा कारक होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो आप बताएंगे वहां हमारा संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है भाई? संप्रदान कारक होता है। इसके बाद नंबर आता है बेटा अपादान, जिससे अलग या पृथक हुआ जाए। जिससे अलग या पृथक हुआ जाए। या लज्जा का बोध हो, दूरी का बोध हो, डर की बात हो, तुलना की बात हो। किसकी किसकी बात हो बेटा? चाहे लज्जा मिले, चाहे दूरी मिले, चाहे डर मिले, चाहे तुलना मिले, वहां भी कौन सा कारक होता है? तो आप बताएंगे अपादान कारक होता है। लज्जा, डर, दूरी, तुलना, अगर इसका बोध होगा बेटा तो वहां पे आपका कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होता है। संबंध की बात करें तो इसका विस्तार नोट कर लीजिए। क्रिया से, क्रिया के अतिरिक्त, क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से, अन्य पदों से संबंध बतलाने वाला। क्रिया के अतिरिक्त अगर किसी अन्य पद से संबंध बतलाया जा रहा है, उसे हम कौन सा कारक कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण कारक जिस स्थान या आधार, जिस स्थान या आधार पर क्रिया की गई हो, पर क्रिया की गई हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन, यहां पे नोट करेंगे जिस संज्ञा या सर्वनाम को, जिस संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा जाए, बुलाया जाए, या सावधान किया जाए। बुलाया जाए, पुकारा जाए या सावधान किया जाए, वहां पे कौन सा कारक होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो आपका आंसर होगा वहां पे संबोधन कारक होगा। कौन सा कारक होगा बेटा?
संबोधन कारक होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये विस्तार आपको याद रहेगा तो आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे गलत हो जाए। क्या हो जाए बेटा? कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे गलत हो जाए, अगर ये विस्तार आपको याद रहेगा तो। अगर विस्तार याद नहीं रहेगा, केवल परसर्ग से सोचेंगे, काम चला लेंगे, तो आपसे गलतियां होंगी, और ये ऐसी गलतियां होंगी तो आप सोच भी नहीं पाओगे। गलतियां तो होंगी, लेकिन ये ऐसी गलतियां हो जाएंगी कि आप इसके विषय में सोच भी नहीं सकते हो, जब तक आपको ये विस्तार कंठस्थ नहीं होगा। सारी चीजें आपके लिए कारक ये बेकार हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इसमें दक्ष करना चाहेंगे। चलिए, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लिखा गया है, पहला नंबर। मोहन खाता है। जल्दी से आपको बताना है यहां कौन सा कारक है। सूर्य चमकता है, यहां पे कौन सा कारक है? तीसरा लिखा गया है बादल गरजते हैं, यहां पे कौन सा कारक है? चौथा लिखा गया है कहानी लिखी जा रही है, पांचवा लिखा गया है बच्चे खेलते हैं, ये 5 वाक्य आपके सामने दिया गया है। कितने वाक्य दिया गया है? 5 वाक्य आपको ये सामने दिया गया है। तो आपको जल्दी से बताना है मोहन खाता है में कौन सा कारक है। तेजी से हमारे बच्चे आंसर करके बताएंगे, मोहन खाता है में कौन सा कारक है। मोहन खाता है में कौन सा कारक है? तेजी से हमारे बच्चे आंसर करके बताएंगे, मोहन खाता है में कौन सा कारक है। तेजी से हमारे बच्चों का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। मोहन खाता है। तो मेरे बच्चे, यहाँ खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मोहन पर पड़ रहा है। अगर मोहन पर पड़ रहा है तो कौन सा कारक हो जाएगा आपका? तो आपका आंसर होगा कर्ता कारक। कौन सा कारक होगा मेरे प्यारे बच्चे? कर्ता कारक। सूर्य चमकता है, चमकने का प्रभाव किस पर भाई? सूर्य पर। यहाँ पे भी आपका कौन सा कारक होगा मेरे प्यारे बच्चे? आप बताएंगे कर्ता कारक। बादल गरजते हैं, कौन गरज रहा है? तो आपका आंसर होगा बादल गरज रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा कारक? तो आपका आंसर होगा कर्ता कारक। कौन सा कारक मेरे प्यारे बच्चे? कर्ता कारक। कहानी लिखी जा रही है, क्या लिखी जा रही है? तो आप बताएंगे कहानी लिखी जा रही है। लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कहानी पर पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी आपका कौन सा कारक? तो आपका आंसर होगा कर्ता कारक। बच्चे खेलते हैं, खेलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो आपका आंसर होगा बच्चे पर पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी कौन सा कारक मेरे प्यारे बच्चे? कर्ता कारक। तो यहाँ पे जो 5 उदाहरण लिखे गए थे, ये सब के सब किस कारक के उदाहरण हैं? तो आपका आंसर होगा सब के सब हमारे कर्ता कारक के उदाहरण हैं। किस कारक के उदाहरण है भाई? कर्ता कारक के उदाहरण हैं। अगले पॉइंट पे चलें। बोले मेरे प्यारे बच्चों, तेजी से आंसर करके बताएं, क्या आपने इसको नोट कर लिया? अगर नोट कर लिया तो हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगर आपने नोट कर लिया है बच्चों तो हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ें, जल्दी से आंसर करके बताएं, क्या आपने इसे नोट कर लिया है? अगर नोट कर लिया है बच्चों तो हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ जाते हैं।
चलिए अगले पॉइंट पे आइए। उसने श्याम को पढ़ाया। उसने श्याम को पढ़ाया। उसने श्याम को पढ़ाया। लड़की ने लड़के को देखा। लड़की ने लड़के को देखा। लड़की ने लड़के को देखा। अजय गेंद खेल रहा है। अजय गेंद खेल रहा है। अजय गेंद खेल रहा है। नोट हो गया मेरे प्यारे बच्चे। मोहन ने कुत्ते को पीटा। मोहन ने कुत्ते को पीटा। मोहन ने कुत्ते को पीटा। सुरेश ने पत्र लिखा। सुरेश ने पत्र लिखा। मेरे प्यारे बच्चे यहां पे एक पॉइंट नोट करिएगा, कर्म की पहचान। कर्म की पहचान। हम कर्म की पहचान कैसे करते हैं? हम कर्म की पहचान कैसे करते हैं? तो कर्ता द्वारा क्रिया से, कर्ता द्वारा क्रिया से क्या किसे, कर्ता द्वारा क्रिया से क्या किसे का प्रश्न करने पर, का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है, जो उत्तर मिलता है वह कर्म होता है। किसकी किसकी बात किया है बेटा? यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा। कर्म की पहचान की, कर्ता द्वारा क्रिया से प्रश्न कर लो। कौन सा प्रश्न करोगे? क्या और किसे का? अगर उत्तर हाँ में मिल रहा है तो आपका कर्म वहां विद्यमान है, अगर नहीं मिल रहा है कर्म विद्यमान नहीं है। जैसे हम आपसे कहें सीमा ढोलक बजाती है। सीमा ढोलक बजाती है। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे कर्ता क्या है? तो आप कहोगे कर्ता हमारा गुरुजी सीमा है, कार्य यही कर रही है। बजाना क्या है? क्रिया है। बजाना क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो आपका आंसर होगा क्रिया है। कर्ता द्वारा क्रिया से प्रश्न करो, सीमा क्या बजाती है? सीमा क्या बजाती है? उत्तर मिलेगा ढोलक। क्या मिला उत्तर भाई? क्या बजा रही है? ढोलक।
तो ये ढोलक हमारा क्या है, कर्म है। अब बज कौन रहा है, तो आप बताएंगे ढोलक बज रही है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, तो आप बताएंगे कर्म कारक है। उसने श्याम को पढ़ाया, अब प्रश्न करो उसने किसे पढ़ाया, उसने किसे पढ़ाया, तो आपका आंसर होगा श्याम को पढ़ाया। किसे पढ़ाया भाई, तो आपका आंसर क्या आया, श्याम को पढ़ाया। तो यहाँ पे कौन सा कारक विद्यमान है, आपका कर्म कारक है बेटा। दूसरे पे आओ, लड़की ने किसे देखा, उत्तर मिला लड़के को, तो यहाँ पे भी आपका कर्म विद्यमान है, एक कर्म कारक हो गया। तीसरे में अजय क्या खेल रहा है, अजय क्या खेल रहा है, तो आपका उत्तर होगा गेंद खेल रहा है। तो यहाँ भी आपका कौन सा कारक है भाई, तो आप बताएंगे कर्म कारक विद्यमान है। कौन सा कारक है, कर्म कारक। मोहन ने किसे पीटा, तो आप बताएंगे कुत्ते को पीटा। तो यहाँ भी आपका क्या विद्यमान है बेटा, कर्म कारक विद्यमान है। अगले में देखो, सुरेश ने पत्र लिखा, सुरेश ने क्या लिखा, सुरेश ने क्या लिखा, उत्तर मिला पत्र लिखा। तो यहाँ भी आपका कौन सा कारक विद्यमान है भाई, कर्म कारक विद्यमान है। पहले वाक्य में अगर हम कर्म कहें तो आपको क्या मिलेगा, श्याम। दूसरे में क्या मिलेगा, लड़के। तीसरे में क्या मिलेगा, गेंद। चौथे में क्या मिलेगा, कुत्ता। पांचवे में क्या मिला, पत्र। ये आपके कर्म है, इसलिए यहाँ इन वाक्यों में कौन सा कारक है, तो आप बताएंगे कर्म कारक है। तेजी से आंसर करके बताएं। ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? अगर समझ में आ गई हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़े। अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़े। अगला 11 नंबर का उदाहरण देखिए। उसने पेंसिल से चित्र बनाया। उसने पेंसिल से चित्र बनाया। राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। नोट हुआ मेरे प्यारे बच्चे? जल्दी से आंसर करें। सीता ने चाकू से फल काटा। सीता ने चाकू से फल काटा। सोहन सिर से गंजा है। सोहन सिर से गंजा है। मोहन पैर से लंगड़ा है। मोहन पैर से लंगड़ा है। इन वाक्यों को जरा ध्यान से देखो बेटा। किससे चित्र बना रहा है भाई? आप कहेंगे पेंसिल से बना रहा है, तो साधन के रूप में यूज हुआ कि नहीं? तो आप बताएंगे साधन का यूज हो रहा है, तो कारण कारक। कौन सा कारक बच्चे? कारण कारक। राम ने रावण को बाण से मारा। बाण क्या है, साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ, तो बाण से मारा। यहाँ पे कौन सा कारक? आपका आंसर होगा करण कारक। सीता ने चाकू से फल काटा, तो यहाँ चाकू किस रूप में आया है, साधन के रूप में आया है, तो कौन सा कारक?
करण कारक। सोहन सिर से गंजा है, यहां विकार है भाई, बाल उसके नहीं है, ते भी कौन सा कारक? तो आपका आंसर होगा करण कारक। मोहन पैर से लंगड़ा है, तो यहां पे भी विकार है, तो आपका कौन सा आंसर होगा? करण कारक। कौन सा कारक मेरे प्यारे बच्चे? करण कारक। इन सारी जगह पे आपके कौन से कारक मिल रहे हैं भैया? तो आप बताएंगे सबकी सब जगह करण कारक मिल रहा है। 16 नंबर, आलोक ने मां के लिए दवा लाया। आलोक ने मां के लिए दवा लाया। मां के लिए दवा लाया। स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। बाबूजी ने भिखारी को 10 रुपया दिया। बाबूजी ने भिखारी को 10 रुपया दिया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आरती कुत्ते से डरती है। आरती कुत्ते से डरती है। बहू ससुर से लजाती है। बहू ससुर से लजाती है। मेरे प्यारे बच्चे, हम उम्मीद करते हैं सारे आपने क्वेश्चन को नोट किया होगा। अब देखो बेटा, आलोक ने माँ के लिए दवा लाया, किसके लिए कार्य कर रहा है? माँ के लिए कार्य कर रहा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? आपका संप्रदान कारक। कौन सा कारक हो जाएगा भाई? संप्रदान कारक। सूर्य को नमस्कार करो, यहाँ पे भी कौन सा कारक है? तो आप बताएंगे संप्रदान कारक। अगला है, बाबूजी ने भिखारी को 10 रुपए दिए, जहां देने का बोध होता है वहां पे कौन सा कारक मेरे प्यारे बच्चे? तो आपका आंसर होगा संप्रदान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग होने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक? अपादान कारक। हमने आपको बताया जहां डरने का बोध होगा वहां पे भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। अपादान कारक। बहू ससुर से लजाती है, यहां पे भी लज्जा का बोध है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। कौन सा कारक मेरे प्यारे दोस्त? अपादान कारक। ये बातें समझ में आ गई बच्चों? अगर समझ में आ गई हैं तो जल्दी से लिखें यस। अगर ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई हैं तो जल्दी से लिखेंगे यस। आप यस लिखेंगे, हम लोग अपनी क्लास को आज यहां पे समाप्त करेंगे बच्चों। जैसे ही आप यस लिखेंगे हमारी क्लास यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। ये कारक टॉपिक आपका लगभग समाप्ति की तरफ है बच्चों। अगर इसी तरह से क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।